तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर है और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है आप देखिए यूनिट वन में है इंट्रोडक्शन, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका क्या डेफिनेशन है, क्या डिफरेंस है मैक्रो और माइक्रो में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, उसका क्या नेचर होता है, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, उसका शेड्यूल क्या होता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। और उसके बाद जो है आपका यूनिट 5, तो यूनिट 5 में है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, कंज्यूमर टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, क्या डिफरेंस है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में, क्या डिफरेंस है, पूरा यूटिलिटी के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। और इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ मोर देन वन कमोडिटी, मतलब कि कोई भी कंज्यूमर जो है अगर एक से मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर एक से ज़्यादा चीज़ों का कंजम्पशन करता है, मतलब एक से ज़्यादा कमोडिटी का कंजम्पशन करता है, उसमें वो अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे ढूंढेगा। और उसके बाद जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ओनली टू कमोडिटी, तो ओनली टू कमोडिटी बारे में जो है हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डिफिनीशन क्या है इसका, उसके बाद उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, 4-5 प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में, बजट लाइन क्या होता है, नेचर ऑफ बजट लाइन क्या होता है ना, एमआरई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब पूरा का पूरा आप किस में पढ़ेंगे, ये है चैप्टर सेकेंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। उसके बाद आप पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, डिमांड क्या होता है, ठीक है, व्हिच फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पूरा आप पढ़ेंगे, मतलब टोटल डिमांड के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर आप जो है परसेंटेज डिमांड क्या होता है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है परसेंटेज मेथड से और ज्योमेट्रिकल मेथड से, उसके बारे में पढ़ेंगे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो यहाँ पे जो डिमांड है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसमें दो ही फ़र्क है। देखिए डिमांड मतलब क्या होता है कि डिमांड मतलब आपको सिंपल ये बताएगा कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से या फिर अदर फैक्टर के चेंज होने से उसका क्वांटिटी डिमांड कितना जो है चेंज हो रहा है, तो क्या इसका क्वांटिटी डिमांड कैसे चेंज होता है, ठीक है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसमें आप पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिवनेस बताता है कि अगर इतना प्राइस चेंज हो रहा है तो उससे कितना होगा, मतलब आपको एग्जैक्ट फिगर बताएगा कि इतना अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा, इतना उसका क्वांटिटी डिमांड जो है चेंज होगा, यानी प्राइस में चेंज होने से जो है उसका इतना होगा, मतलब आपको एग्जैक्ट बताएगा। यही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड में डिफरेंस, ठीक है। ये पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, ये पूरा आपको रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बताता है कि कितना रिस्पॉन्स करेगा प्राइस के इंक्रीज होने से और डिक्रीज होने से क्वान्टिटी डिमांड, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आप पढ़ेंगे, जब डिमांड पढ़ेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ई इक्वल टू 1 कब होता है, इज ग्रेटर दैन 1 कब होता है, हाँ, इज लेस दैन 1 कब होता है, ठीक है, इज वो इक्वल टू 0 कब होता है, ई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन्फिनिटी कब होता है, कैसे होता है, क्या नेचर है उसमें, कैसे मतलब कैसे कैसे उसका शेड्यूल डायग्राम बनेगा, इस सब के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है जो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन में आप पूरा पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन क्या होता है ना, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है ना। इसमें पूरा प्रोडक्शन के नेचर के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर उसके बाद आप मतलब पूरा आप जो है उसके बारे में पूरा प्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। और जब आप टोटल प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, तो जब आप पूरा प्रोडक्शन आप जब समझ जाएंगे तो उसके बाद जो कॉस्ट का चैप्टर होगा, ये सब क्या है, मिलता जुलता है, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू,
ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा, जिसमें आपको MU मिले, जैसे जैसे इसमें प्रोडक्शन में जो है सो आपको मिलेगा कि प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है ना, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है। और इसी तरीके से जो आपका चैप्टर नंबर 6 होगा कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तीनों का क्या नेचर होता है। सेम चीज़ आपको कैरी फॉरवर्ड होगा रेवेन्यू में कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इन दोनों के एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन है, फिर मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू में क्या रिलेशन है। सेम चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आप प्रोडक्शन चैप्टर को अगर आपने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, तो आप जो है ईजिली जो है ये कॉस्ट और रेवेन्यू को जो है वो आराम से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है कब इक्विलिब्रियम के पोजीशन में आता है। उसके बाद आप सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, सेम चीज़ क्या होता है, सप्लाई होता है, बट ये दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि लॉ ऑफ अगर डिमांड पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें प्राइस के इंक्रीज होने से या इंक्रीज होने से क्या होगा कि क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और प्राइस के डिक्रीज होने से क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होता है। यानी ये डिमांड में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बट जब आप सप्लाई पढ़ेंगे तो इसका अपोजिट होगा, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी जो है, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर आप डिमांड चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आप इजीली जो है वो क्वांटिटी सप्लाई चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 7 है, ये है आपका फॉर्म ऑफ मार्केट एंड परफेक्ट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विथ सिंपल एप्लीकेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे मार्केट फॉर्म के बारे में, ठीक है। मार्केट फॉर्म में आप पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। अब इसी इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपको मोनोपोली के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, उसका क्या फीचर होता है, ठीक है। प्राइस का डिटर्मिनेशन क्या होता है, शटडाउन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ये सब आप पूरा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। और इसके बाद जो प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन, और जो भी आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, उसका ही एप्लीकेशन आपको चैप्टर नंबर 11 में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको पूरा ब्रीफ जो है, ये पूरा ब्रीफ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर किससे रिलेटेड है, और किसको अगर हम पढ़ लेंगे तो दूसरा भी जो है उसके नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा।